साथियों, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार मैं डिबेट्स में हिस्सा ले लेता हूँ और कई बार मैं डिबेट्स अवॉइड कर देता हूँ जब मुझे लगता है कि जो पैनलिस्ट है या फिर डिबेट की विचारधारा है वो ठीक नहीं है, मतलब कि वो काफ़ी गलत विरोध या गलत विचारधारा से भरी हुई है। एक बार मैं डिबेट में था अपने एक दो बार मैं डिबेट में गया। डिबेट थी कि वो जो यही ब्राह्मण शूद्र का कॉन्फ्लिक्ट और इस पर जो बात है कि ये क्यों लिखा गया है और चीज़ें हैं, या शूद्रों के बारे में क्या गलत लिखा गया है, जब ब्राह्मणों के बारे में ज़्यादा अच्छा लिखा गया है, जब ब्राह्मण कौन है शूद्र कौन है, इस पर डिबेट चल रही थी। तो बड़ी डिबेट चल रही थी। तो जो सामने पैनलिस्ट थे तो उन्होंने बात छेड़ दी कि देखिए, जो ये आपकी एक रामायण में, शायद तुलसीदास जी की रामायण में है कि ये ढोल पशु शुद्ध नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी, और मनुस्मृति से बहुत सारी वर्सेस निकाली जो कि समझ आ रहा था कि हाँ, ये तो गलत जा रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा गलत जा रहा है। तो फिर ये बात बार बार रिपीट होने लग पड़ी। फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है, शूद्र लिखा है, ठीक है, दिख रहा है शूद्र, यहाँ भी लिखा है, जो रामायण की वर्ड्स में भी दिख रहा है और हमें मनुस्मृति में भी दिख रहा है, शूद्र की बात दिख रही है। तो मैंने बोला ये शूद्र यानी कौन? तो उन्होंने क्या किया, दो तीन वर्ग गिनाए, जैसे वर्गों के नाम लिए और कहते ये शूद्र। मैंने बोला कहाँ पर लिखे हैं? फंस गई बात, मतलब कि ये लिस्ट कहाँ पर है कि शूद्र कौन है? फिर उन्होंने बोला ये ब्राह्मण वाली बात, ये ब्राह्मण लिखे हैं, इनकी सेवा होनी चाहिए, ये है उच्च कुल, ये वो। मतलब मैंने बोला ब्राह्मण कौन? बोलते यही जो आपके गोत्र हैं, ये भारद्वाज, ये कश्यप, ये विशिष्ट, ये सब। मैंने बोला लिस्ट कहाँ पर है? भारत में तो इतने सारे ब्राह्मण है, लिस्ट कहाँ पर है? तो डिबेट बहुत फंस गई। तो क्या हुआ कि ना शूद्रों की कोई लिस्ट कि कौन शूद्र है, कौन वो है, ना कोई ब्राह्मणों की लिस्ट। अब सीधे मैंने थोड़ा सा दूसरे रेफरेंस देने शुरू किए, इस टॉपिक पर भी आगे बात की मैंने। और तो मैंने रेफरेंस देने शुरू किए। देखिए, अष्टावक्र गीता है, अष्टावक्र की गीता है। तो अष्टावक्र गीता में पहले अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है कि वर्ण व्यवस्था नहीं होती। बताओ। निर्लोम्बोपनिषद जो आदि शंकराचार्य जी द्वारा कोटेड है, निर्लोम्बोपनिषद, उसमें लिखा है कि जाति कुछ नहीं होती, शरीर की जाति नहीं होती, कोई वर्ण नहीं है। फिर बात और फंस गई। फिर मैंने बोला दुनिया में जितने भी धर्म हैं, दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां हैं, विचारधाराएं हैं, कहीं भी आपको वो नहीं दिखता कि वर्ण व्यवस्था जैसी चीज, कि वो उसी उच्च जो ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं दिखता। फिर मैंने इतिहास का रेफरेंस दिया। मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें जो पुराणिक हिंदुज्म है उसमें ऐड की गई हैं, जो उसमें लिखी गई हैं, ये बाहर से आई हैं। बहुत सारी देवताओं की कहानी, बहुत सारी पुराणवाद की विचारधारा बाहर से आई है। ये पर्शिया वालों की सोच थी कि जो पंडित का बेटा भी पंडित ही होगा, यानी कि जो जो धर्म कार्य करने वाला बंदा है, उसका बेटा भी धर्म कार्य करने वाले होगा, जो सेवा करने वाले हैं उनका बेटा भी सेवा करने वाला हो। ये पर्शी वालियों की सोच थी। आज से 2000 साल के आसपास इसका प्रभाव जो कि है भारत पर पड़ने लगा, और ये विचारधारा वहां से आई है। वरना वर्ण व्यवस्था के तो और जाति व्यवस्था के भारत में तो कोई सबूत मिलते नहीं है, कोई उसमें ऐतिहासिक कोई सबूत मिलता नहीं वर्ण व्यवस्था के होने का। ये ग्रंथ तो अब लिखे गए हैं, कोई 600 साल, कोई 800 साल अब लिखे गए हैं, मनुस्मृति हो चाहे ये तुलसीदास रामायण हो। तो ये तो बहुत लेटेस्ट की चीज होगी। तो फिर बात फिर उनके समझ में आ गई कि सारे ग्रंथ तो वर्ण व्यवस्था को मना कर रहे हैं, जाति व्यवस्था का खंडन कर रहे हैं। हर हर जो विचार हम लगा सके, तर्क लगा सके, आप डीएनए में देख लें, आप हर चीज देख लें, सब कुछ स्पष्ट कर रहा था कि वर्ण व्यवस्था एक गलत चीज है या खंडित चीज है, जहाँ वर्ण व्यवस्था का उपयोग नहीं होना चाहिए, इसका तो कोई मतलब नहीं बन रहा। तो फिर मैंने वही बात की कि देखिए, जो भी ब्राह्मण वर्ग से बताए जाते हैं, कहीं लिस्ट है ही नहीं। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि ऐसी चीज फैल गई। वरना जो जितने भी हम जिससे भी हम शूद्र वर्ग कहते हैं, कहीं लिखा ही नहीं है कि वो शूद्र वर्ग से आते हैं, और ना ही जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं वो कहीं लिखा नहीं है कि ब्राह्मण वर्ग से हैं। ये बस अंग्रेजों द्वारा एक मैनिपुलेटेड हो गया काम, कुछ हमारे ही पुरानी संस्कृति से चलता आ रहा था, और ये बढ़ता बढ़ता आगे बढ़ता चला गया। तो इसमें जो मुख्यतः बात ये निकल आई कि जो ये वर्ण व्यवस्था का विचारधारा है, ये भारत की नहीं है, ये पर्शिया की देन है। पर्शिया में आप देखेंगे तो वहां मिलती है आपको चीज। जो भारत की देन है, भारत में तो चाहे अष्टावक्र गीता हो, नलम्बोपनिषद हो, चाहे आप पूरी दुनिया में कहीं भी देख लें और इसको समझ लें कि क्या
प्रीस्ट का यानी कि धार्मिक अनुष्ठान करने वाले का बेटा भी अब धार्मिक अनुष्ठान करने वाला ही कहलाया जाएगा, या वो सेवक भी हो सकता है, या वो क्षत्रिय भी हो सकता है। और इसके अलावा जो बात की जाती है कि कर्म द्वारा होता है, कोई ब्राह्मण बन जाए कोई, देखिए इसकी जरूरत नहीं है। देखिए कोई अब इस समाज में इस चीज की जरूरत नहीं कि कोई कर्म द्वारा कोई बने, सीधी सीधी बात है। अष्टवक्र ने भी कह दिया कि नहीं है, निर्लोमोपनिषद आदि शंकराचार्य ने भी कह दिया। फिर भी आपको वर्ण वर्ण रखना है तो सभी को ब्राह्मण बना दीजिए, या सिर्फ ब्राह्मण बनाने वाली बात रखिए। शूद्र बनाने वाली बात कहीं कोई लिखा नहीं है कि कौन सा वर्ग शूद्र का है, या उस कौन से कार्य करने से कोई शूद्र बनता है, या भारत में कौन लोग शूद्र हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा। गलत आरोप लगाया जाता है, चाहे वो वाल्मीकि रामायण में जो दोहा आया था, चाहे आप बात करें मनुस्मृति में लिखा हुआ है, तो चाहे ब्राह्मण बनने की कोई विधि है जब जिन्हें ब्राह्मण बताया जा रहा है, या फिर कोई लिस्ट नहीं है कि कौन ब्राह्मण है कौन नहीं है, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। और कहीं कोई लिस्ट नहीं है कि कौन कौन शूद्र की श्रेणी में आता है, कौन सा वर्ग शूद्र है, कहीं नहीं लिखा है। तो भारत के सभी लोग आर्य हैं, भारत के सभी लोग ब्राह्मण हैं, ठीक है। वैश्य कोई भी नहीं है, क्षत्रिय कोई भी नहीं है, शूद्र कोई भी नहीं है। जो रक्षा करने वाला है वो हमारे पुलिस वर्ग है, सेना वर्ग है, उन्हें ना वर्णों में ना जोड़िए, ठीक है। अब भारत जो जागरूक हो रहा है, जो जानना चाहता है, वो वर्ण व्यवस्था को नहीं लेकर जाना चाहता। फिर एक महत्वपूर्ण आखिरी इसमें बात करता चाहूं, देखिए संविधान में जो कास्ट शब्द कहीं नहीं होना चाहिए। देखिए जब शुरुआत हुई थी संविधान की, तो उसमें जो वर्गों का नाम लिखना चाहिए था कि ये इस वर्ग से आता है, ये इस वर्ग से आता है, ये इस वर्ग आता है, और इनको कैटेगरी को बोलना चाहिए कि जो थोड़े इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं, इकोनॉमिक डाउन बैकग्राउंड से आते हैं, उन सभी वर्गों के नाम होने चाहिए थे। जबकि आपने क्या किया, आपने बस एक सभी वर्गों को एक जाति दे दी और उसमें सबको बांट दिया कि ये एससी वर्ग है, ये एसटी वर्ग है, ये ओबीसी वर्ग है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तो जो हमारे देश की जातियों का क्लासिफिकेशन हो गया, उनको बांटने का काम हो गया। संविधान ऐसा होना चाहिए था जिसमें कास्ट शब्द आता ही नहीं, उसमें ऐसा कोई आता ही नहीं वर्गीकरण जिसमें जातियों को डिफाइन किया जाता है या फिर ऊंच नीच को डिफाइन किया जाता। आप बोल देते कि इकोनॉमिकल रिच बैकग्राउंड, आप इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बनाते हैं कि इकोनॉमिकल बैकग्राउंड कैसे हैं और उस पर उसके आधार पर देते। तो कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं जो कास्ट सिस्टम को हमारे उसमें, जैसे कि आप कहीं जाते हैं, आप स्कूल में है, स्कॉलरशिप लेनी है, कि अगर आपसे पूछा जाता है कि किसकी कास्ट कम है या कौन किस वर्ग से आता है, तो कुछ गलतियां हमसे भी बहुत ज़्यादा होती गई हैं जो कानून बनाते वक्त या फिर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते वक्त, कि जहाँ जहाँ कास्ट का उपयोग होता है वहाँ कुछ और चीज़ होनी चाहिए थी जो ये इंडिकेट ना करे कि इनकी कास्ट क्या है, या ये किस बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर ये कि ये कम जाति से आते हैं, ऐसा कुछ ना रिप्रेजेंट होता। और जो वर्ण व्यवस्था, उसका तो खंडन होना ही होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था का कोई मतलब ही नहीं बनता, वर्ण व्यवस्था का कोई अस्तित्व ही नहीं बनता, उसका कोई तर्क नहीं बनता, उसका खंडन होना चाहिए। अब इसके रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न हो, जो वीडियो में हमसे आपसे बात हुई है, इसके रिलेटेड आपको कोई प्रश्न हो, या फिर कोई अन्य कोई भी धार्मिक इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, या धार्मिक चारधारा से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर दीजिए, वहां से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।